वेलकम बैक। बरकत रमजान के साथ आपके सामने मौजूद है न्यूज वन से बराह रास्त चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हम आपसे बात करते हैं, आप हमसे बात करते हैं। एक खास मौजू होता है और चाहते हैं कि आप इस पर अपने ख्यालात का इजहार करें। सेगमेंट का नाम है आओ बात करें। टेलीफोन लाइंस खुली हैं, नंबर्स आपकी स्क्रीन पर है, आप फोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। मौजू हमारा आज का है हमारे अच्छे अखलाक कहाँ चले गए, हमारी अच्छी गुफ्तगू कहाँ चली गई, हमारा मीठा बोलना कहाँ चला गया, हमारी शीरी बयानी कहाँ चली गई। इस पर गुफ्तगू करेंगे। एक वक्त था कि जब हम नानी और दादी के पास बैठकर कहानियां सुनते थे तो उनका धीमा लेजा बच्चों में भी तरबियत को या तरबियत का आगाज करता था और बच्चे भी उस तरबियत को लेते थे और अपने लहजे को धीमा रखते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ जो ये बेजा बेहंगम तरक्की हुई नाम नेहाद, उस तरक्की ने उसका ये शाखसाना, उसका ये नतीजा निकला कि हमारे बच्चे पहले बदअखलाक हुए, फिर नौजवान हुए, अब बड़े भी हो गए। अब पूरे के पूरा माहौल जो है वो बदअखलाकी का है। नई नई गालियां, नई नई कस्में, नए नए जुमले, नए नए तंज, नई नई बातें, चिड़चिड़ापन और कंधे उचकाना, च्युइंगम चबाना, ना कोई इखलाक है ना कोई तमीज है। बड़ों के सामने बच्चे सिगरेट पी रहे हैं, बल्कि अब तो बड़ियां भी पी रही हैं। बड़े नहीं पी रहे, बड़ियां भी पी रही हैं, खवातीन भी पी रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता गुफ्तगू में और तर्ज जिंदगी में हया का मामला खत्म हो रहा है। अबे तबे बहुत आ गया, अबे कहाँ हो, अबे आ जाओ, अबे तू क्या कर रहा है, यानी ये लैंग्वेज शुरू हो गई। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मखसूस जगहों पर घरों में, आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें बाहर आ गई बदकिस्मती से। और फिर बात बात पे कसम खाना, कसम से बस ये है मैं आ रहा हूँ, कसम से 2 मिनट में आ रहा हूँ, कसम से 3 मिनट में आ रहा हूँ, कसम से मोटरसाइकिल खराब हो। कसम तो ऐसे खाते हैं जैसे उसकी कोई माज़अल्लाह कोई वैल्यू नहीं है। और फिर माँ की कसम, थोड़ी देर में कुरान की कसम, बाप की कसम, बच्चों की कसम, आंखों पे हाथ रख देंगे, मैं अंधा हो जाऊं अगर मैं झूठ बोलूं। यानी ये सारा अब हमारी गुफ्तगू में शामिल हो गया, करना नहीं पड़ता, गुफ्तगू का हिस्सा बन गया। तो अच्छे अखलाक कहाँ चले गए? हमारी वो मीठी जो गुफ्तगू का अंदाज था, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, तशरीफ रखिए, माजरत कबूल फरमाइए, गुजारिश करता हूं। अर्ज ये है कि ये अल्फाज तो ऐसा लगता है ही नहीं हमारी डिक्शनरी में, गायब हो गए, ये अल्फाज गायब हो गए। और अब हमारी जिंदगी में आ गया, अबे कर ले तू, कब कर रही है, कब आ रही है, कब जा रही है, और सुन बे, यानी ये लैंग्वेज आ गई। तो आज हम इस बात पर गुफ्तगू कर रहे हैं, आओ बात करें में, कि हमारी लैंग्वेज खराब क्यों हो गई, हमारी गुफ्तगू खराब क्यों हो गई। हम चीखना चिल्लाना और इशारे करना, चिड़चिड़ापन और चेहरे पर हर वक्त जो है वो गुस्सा नजर आए ऐसा चेहरा बनाना, ये सब हमारी जिंदगी में क्यों आ गया और अब हम इसको तब्दील कैसे कर सकते हैं, किस तरह से हम अपनी गुफ्तगू को अच्छा कर सकते हैं, किस तरह से पहले की तरह मीठा कर सकते हैं। हुजूर पुन्नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को देखें तो उसका एक अहम पहलू अच्छे अखलाक भी हैं। यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक पूछा गया कि आपके अखलाक कैसे हैं, तो जवाब आया कि जो कुछ कुरान है वो मुस्तफ़ा करीम का अखलाक है। यानी कुरान हुजूर का अखलाक है, यानी हुजूर के अखलाक इतने बुलंद थे कि कुरान की जो अजमत और बुलंदी है वही अजमत और बुलंदी मुस्तफ़ा करीम के अखलाक की है। वाह वाह। और हुजूर पुन्नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया जिसका मफहूम यह है कि क़यामत के दिन उस शख्स का नामाए आमाल वजनी होगा जिसका अखलाक अच्छा है, जिसका बात करने का अंदाज अच्छा है। न जाने क्यों हम ये चाहते हैं कि मेरा बदतमीज होना मशहूर हो जाए, न जाने क्यों हम ये चाहते हैं कि मेरा गुस्से वाला होना मशहूर हो जाए, न जाने क्यों हम ये चाहते हैं कि मेरा चिड़चिड़ापन मशहूर हो जाए, न जाने क्यों हम ये चाहते हैं कि लोग मुझसे डरें, मेरी गालियों से डरें, मेरी कस्मों से डरें, मेरी सख्त बातों सख्त जुमलों से डरें, मेरा रौब कायम हो। पता नहीं हम ये क्यों चाहते हैं। इससे अच्छा हमें ये नहीं चाहना चाहिए कि लोग हमारे मीठी बातों से हया करें, हमारी प्यारी बातों से शर्म करें, लोग हमारे सामने नजरें झुकाएं
क्योंकि हम बहुत ही प्यारा बोलते हैं, क्योंकि हम बहुत ही शीरी बोलते हैं, क्योंकि हम बहुत ही मीठा बोलते हैं। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? लेकिन इसके मुकाबले में मैं ये चाहूं अगर कि जब भी मैं किसी दफ्तर में दाखिल हूं तो लोग खड़े हो जाएं डर के कि साहब आ गए, गुस्से में बहुत होते हैं हर वक्त। भाई क्यों? आपके एहतराम में अगर कोई खड़ा हो तो ये कहे कि मैं इतनी रिस्पेक्ट करता हूं कि जब वो यहाँ से गुजरते मुझे जी चाहता है मैं खड़े होकर सलाम करूं। ये भी तो हो सकता है। तो मैं ये समझता हूं कि दौर के तकाजे तब्दील हुए और अब आप देखें इस दौर के तकाजे नाम निहाद टेक्नोलॉजी की वजह से किस तरह तब्दील हो गए कि पहले बच्चे जो है वो किताबें हम उनके सामने रखते थे और ऑरेंज बनाकर देते थे कि इसे ऑरेंज कहते हैं। फिर हम बच्चे को जो है वो बतख बना के देते थे कि इसे बतख कहते हैं, मुर्गी बना के देते थे कहते ये हैन कहते हैं, बैट बना के देते थे, बॉल बना के देते थे, कलर सिखाते थे। आज भी ये सब हो रहा है, लेकिन आजकल ये सब यूट्यूब पे हो रहा है। हम उसको एक वीडियो के जरिए बताते हैं। अब वीडियो में 2-3 बच्चे चल चल के आ रहे हैं, फिर उनकी लैंग्वेज, फिर वहां से वो कार्टून पे जंप करता है। जब और आगे जाता है तो वो ऐसी वीडियोस की तरफ बच्चा चला जाता है जहां पे ये सारी अबे तबे वाली गुफ्तगू शुरू हो जाती है। और अब आप देखते हैं कि दूसरे ममालिक से इंपोर्ट किए हुए कार्टून हमारे चैनलों पे चल रहे हैं। अब यूट्यूब और आपको बच्चों को सोशल मीडिया पे ले जाने की जरूरत नहीं है। आपके अपने टीवी पर, आपके अपनी केबल्स पर ऐसे कार्टून चल रहे हैं जिसमें बच्चों को गैर मुस्लिमों के शियार बताए जा रहे हैं, गैर इखलाकी गुफ्तगू दिखाई जा रही है। बच्चे वो लैंग्वेज सीख रहे हैं जो हम किसी वक्त में बड़ों के लिए भी नहीं सोच सकते थे कि बड़े भी ये लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे। और अंग्रेजी में कर रहे हैं, माँ बाप को पता ही नहीं चलता बच्चे क्या कह रहे हैं। अंग्रेजी में सीख रहे हैं, यानी गालियां भी अंग्रेजी में सीख रहे हैं, अबे तबे भी अंग्रेजी में सीख रहे हैं और तू तरह की बातें भी अंग्रेजी में सीख रहे हैं। और फिर उसको जब अप्लाई करते हैं जिंदगी में, घर में, फिर माँ बाप को पता चला अरे तूने ये कहाँ से सीखा, तुझे ये किसने सिखाया? आप ही ने तो यूट्यूब दिखाया था, आप ही ने तो टैब दिला के दिया था, आपने ही तो आईपैड दिलाया था, आप ही तो सोशल मीडिया इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दे के गए थे। तो सोचना चाहिए कि अच्छे अखलाक जो गुम हुए हैं इसमें हमारा अपना कसूर है। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन सा बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? अमजद बात कर रहा हूँ सांगर से। अमजद भाई बात कर रहे हैं सांगर से? जी। हाँ हाँ हाँ, सांगर वाले की तरफ आ जाते हैं। आइए, ये हमारे जो कैमरामैन है ना मेरे सामने जी, वो भी सांगर से हैं। सही। आप सांगर के कौन से इलाके से रहते हैं या कौन से इलाके में रहते हैं? सांगर डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ मैं। डिस्ट्रिक्ट इलाके मोहल्ले का कोई नाम तो होगा ना? जी जी, निजामानी मोहल्ला। निजामानी मोहल्ला। हाँ भाई, निजामानी मोहल्ले में रहते हो आप? जी हाँ। आप कहाँ रहते हो? देखो हंस रहे हैं हमारा कैमरामैन। बहरहाल तो बहुत ही खूबसूरत शहर है पाकिस्तान के सब, और वादी सिंध की तो क्या बात है। मैं बाय रोड जाता हूँ, सांगर कभी नहीं गया। इंशाल्लाह ताला आप दावत देंगे तो जरूर निजामानी मोहल्ले आएंगे। बिल्कुल आए, विजिट कर देते हैं जरूर इंशाल्लाह। अच्छा, आप क्या करते हैं पहले बताएं आप? जी, मैं अभी तक स्टूडेंट हूँ। अभी तक स्टूडेंट है? आगे दूल्हा बनने का प्रोग्राम है? नो नो। अच्छा, नहीं बनना? नहीं बनना। नहीं बनना? नहीं बनना। अच्छा, बगैर शादी के रहोगे? बगैर शादी के। अम्मी अबू सुन रहे हैं? जी नहीं, अभी नहीं सुन रहे। अभी नहीं सुन रहे, तभी कह रहा हूँ ना उनके सामने कहो ना ताकि वो लिख भी लें। सही। अच्छा बताइए, क्या कहना चाहेंगे? अच्छे अखलाक के बारे में कोई बात करना चाहेंगे? जी जी, अच्छा अखलाक हमारी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। जी जी, दरअसल जो आजकल जो जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है इसलिए हमारा अखलाक थोड़ा बिगड़ गया है। जी जी, पहले हम हुआ करते थे दरअसल बुक से मतलब की मालूमात लिया करते थे। आजकल हमारा जो सोशल मीडिया का दौर है इसलिए दरअसल हमारा अखलाक बहुत ज्यादा मतलब के मुतासिर हुआ है। हाँ। जी जी। आप कॉलेज यूनिवर्सिटीज में जाते होंगे, स्कूलों में, तो वहाँ पे भी माहौल तब्दील हो गया है? जी, माहौल बहुत ज्यादा तब्दील हो गया है बनस्पत जो पुराना माहौल था। अभी मैंने आपसे जो सारी बात की कि गुफ्तगू में हम जिस तरह कस्में खाते हैं, गालियां भी दे देते हैं, अबे तबे भी कर देते हैं। जी हाँ। तो वो आपके यहाँ सिंध की कॉलेजेस वगैरह में भी ऐसा ही होता है? जी हाँ, बिल्कुल आता है, बिल्कुल होता है। अच्छा, जैसे मैंने कहा ना यहाँ कराची में या पंजाब में इस तरह से गुफ्तगू होती है, तो सिंध में अगर कोई इखलाक के आगे चला जाए, जी, गिर जाए, तो आपस में दोस्त फिर कौन से अल्फाज ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? गाली नहीं देना बस। जी जी, वो बहुत ज्यादा अल्फाज होते हैं जो यूज कर रहे जाते हैं, पर मैं यूज नहीं कर सकता। नहीं कर सकते ना? हाँ, उधर हो रहे होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल हो रहे होते हैं। कैसे ठीक हो? जी जी, ये ठीक कैसे हो? उस्ताद नहीं ठीक कर सकते? जी, उस्ताद ठीक नहीं कर सकते? जी हाँ, बोलते हैं कि जब तक कोई कुछ बंदा अपने आप को चेंज ना करे तभी तक कोई उसको चेंज नहीं कर सकता। जी हाँ, बहुत शुक्रिया बेटा, आपने बात की। अल्लाह आपको सलामत रखे। आप पढ़ रहे हैं,
पढ़े लिखें और अपने कैरियर को बनाएं, अच्छे अखलाक के हामिल बन जाएं। जहां जहां से आप गुजरें, जिन जिन से आप बात करें, लोग कहें कि इनके माँ बाप ने इनकी बहुत अच्छी तरबियत की है, अच्छे अखलाक के हैं। सांगड़ वालों को मेरा सलाम, बहुत बहुत सलाम, और निजामाने मोहल्ले में इंशाल्लाह चक्कर लगाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। चले जी, अब अपने इसी टॉपिक पर आगे चलते हैं। डांट डपट भी एक अहम फैक्टर है। जब आप बच्चों को खामखा डांटते हैं, आजादी नहीं देते, तो वो जो है वो डीट हो जाते हैं। अच्छा, ना डांटना भी गलत है कि आप कहें कि वो गलत काम कर रहा है, मैं नहीं रोकूंगा। आपको एक बैलेंस रखना है, एक तवाजुन रखना है, और अटैचमेंट बच्चे के साथ ऐसी रखनी है कि वो आपको अपना दोस्त समझे। तब आप उसको समझा सकते हैं कि देखिए बेटा, ये जो आपने जुमला इस्तेमाल किया ना, ये ठीक नहीं है, आपने ये जुमला इस्तेमाल। जब आप उसको डायरेक्ट ही डांटेंगे तो इससे फर्क पड़ सकता है, या वो ढीठ बन सकता है, वो बागी हो सकता है। तो बेजा डांट डपट भी प्रॉब्लम करती है। हमारे यहाँ बच्चों को तो छोड़कर बड़ी उम्र के जो वालिदैन होते हैं, वो बड़ी उम्र के नौजवान बच्चों के साथ भी बाज औकात ऐसी डांट डपट करते हैं जिसको वो फील करता है कि मेरी बेइज्जती हो गई। यानी आप उसके दोस्तों के सामने उसे डांटेंगे, थप्पड़ मार देंगे, रिश्तेदारों के सामने, उसको कजन्स के सामने, एक फील्ड है, एक दावत है, उसमें अगर आप उसको डांट देंगे, कपड़ों पे तनकीद करेंगे, हर चीज में उसके जूते खराब ऐसे पहने हैं, शर्ट का रंग देखो कैसा है, ऐसे कोई बाल बनाता है, ये गिलासेस देखो। अक्सर तो वालिदैन लानत दे देते हैं, ऐसा बेशरम, लानत है। अब जब आप ये अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, वालिदैन ये लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, तो बच्चा फिर लानत मलामत नहीं करेगा तो क्या करेगा? ये गलती तरबियत की है। कंट्रोल रखना है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी सिखाएं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी सिखाएं, उसको पढ़ने, पढ़ाने, सीखने, सिखाने के जदीद तरीके भी सिखाएं, लेकिन पकड़ के रखें, यहाँ से निगाह शेर वाली हो कि कहीं वो ट्रैक से हट तो नहीं रहा। और फिर बच्चों को पूरा मौका भी दें, उनको खुद समझाएं कि एक ये तरीका, एक ये तरीका है, तुम खुद बताओ कौन सा तरीका बेहतर है। तो हमारे यहाँ बास लोग जो है वो अंग्रेजी को ही इखलाक समझते हैं, लेकिन मैं अभी ब्रेक के बाद आपको बताऊंगा कि उर्दू अच्छी बोलने वाले किस कदर माशरे में अच्छा और आला मकाम पाते हैं। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद। खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं बरकते रमजान नशरियात के साथ, जो आप न्यूज़ 1 से देख रहे हैं। बराह रास्त सेगमेंट हमारा सामने है आपके, आओ बात करें। टेलीफोन लाइंस खुली हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं, गुफ्तगू कर सकते हैं, और गुफ्तगू होगी जिस मौजू पे वो है इखलाक। गुफ्तगू का अच्छा अंदाज, मीठा बोलना, और इसी पर बात हो रही है कि ये चीज, ये सिफत आजकल हमारे अंदर से खत्म होती जा रही है। एक अहम पहलू इसका ये भी है कि कुछ लोग ये समझते हैं कि अच्छे अल्फाज जो है वो अंग्रेजी से अदा हो सकते हैं। अच्छे अखलाक उससे हैं जो थैंक यू कहे, सॉरी कहे, थैंक्स लॉट कहे, ओके कहे, फलां कहे। उर्दू बोलने की भी आदत डालें। उर्दू में भी ये खुसूसियत है, ये खासियत है कि उसके अल्फाज आपको ज्यादा बावकार बनाते हैं। उर्दू के अंदर जो शीरी बयानी है, जो अदब है, वो आपको ज्यादा खुश अखलाक बना सकता है। हमारे यहाँ अंग्रेजी का जो रिवाज आया, इसका इनकार कोई नहीं कर सकता। एक बैनुल अक़वामी लैंग्वेज है, और मैं तो ये समझता हूँ हर शख्स को अंग्रेजी आनी चाहिए, लेकिन हर पाकिस्तानी को अच्छी उर्दू भी आनी चाहिए। आप बलोची हैं, आपकी उर्दू अच्छी होनी चाहिए। आप सिंधी हैं, आपकी उर्दू अच्छी होनी चाहिए। आप गुजराती हैं, आपकी उर्दू अच्छी होनी चाहिए। पंजाबी हैं, आपकी उर्दू अच्छी होनी चाहिए। हमारी कौमी जबान है, इसको, इसके तलफ़्फ़ुज़ को अच्छे तरीके से अदा करने की आपने हमेशा प्रैक्टिस करनी है। उर्दू अदब की किताबें पढ़नी है, शोरा की नज़में पढ़नी है, नातिया कलाम सुनने हैं, पढ़ने हैं, हमदिया कलाम सुनने हैं, पढ़ने हैं, इश्किया अशार नहीं सुनने पढ़ने। एक कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप हो गई है। तो आप ये देखें कि दुनिया भर में उस जबान की बहुत ज्यादा कदर कीमत है जो आपकी मादरी जबान है, जो आपकी कौमी जबान है। आजकल आप देखें बच्चे एग्जाम देते हैं ना, वो बाहर से पेपर्स बन के आते हैं। मेरे ख्याल में उसको कहते हैं कैम्ब्रिज के या CSS के, इस तरह के। ये जो जितने भी पेपर्स होते हैं, ये पेपर्स, उसमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें एक उर्दू का भी होता है। अब पाकिस्तान है तो उर्दू का होता है, श्रीलंका के स्टूडेंट्स देंगे तो उनकी मादरी जबान या उनकी कौमी जबान का होगा। इसी तरह इटालियन देंगे,
تو ان کی اپنی مادری یا قومی زبان ہوگی. وجہ اس کی یہ ہے کہ دنیا بھر کے انسٹیٹیوشنز آپ کی قومی زبان کو اہمیت دیتے ہیں, اس کی قدر کرتے ہیں, اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں. تو اگر آپ کو اپنی قومی زبان میں ہی اخلاقیات اور میٹھی گفتگو کا کمال حاصل نہیں ہے تو پھر آپ کی قدر و منزلت کیسے ہوگی؟ السلام علیکم. السلام. ہاں جی, کون صاحب بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ میں انجینئر عبدالرزاق اویسی بول رہا ہوں, ٹوبا ٹیک سنگھ سے. جی فرمائیے اویسی صاحب. مجھے اخلاق کے حسن اخلاق کے حوالے سے چند اشعار سنانے آپ کو. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, سنائیے سنائیے. زندگی کے رہنما اصول ہیں, سنو زندگی کے سنہرے اصول, ہاں, جو آسان کرے راحتوں کا حصول. رونق سے مت پیش آؤ کبھی, ہے ہر دل عزیزی کا نسخہ یہی. واہ واہ واہ. تبسم کی اس میں ہو گر چاشنی, تو ہر بات ہوگی تیری گفتنی. واہ واہ واہ. میں اتنے ہی سنجیدہ ہو جاؤ تم, جو شیریں بیانی اسی میں ہو گم. واہ واہ واہ. بڑا بول ہرگز نہ تم بولنا, نہ بولنا, پہلے اسے چاہیے تولنا. تولنا, صحیح ہے. درکار کر عزت و استخار, تو اپنانا ہوگا تمہیں انکسار. واہ واہ واہ. بناوٹ سے جو پاک ہو گفتگو, لگاوٹ کی ہوگی اسی میں نمو. واہ. میانہ و شیریں ہو لہجہ اگر, کرے گی تیری بات بے حد اثر. بے شک. اگر گفتگو ہوگی تیری لچر, تو کہلاؤ گے نہ کبھی معتبر. واہ 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 واہ. کہیں بھی نہ پھیلاؤ تم گندگی, کہ دی کی ہے بنیاد پاکیزگی. بے شک. کرے گا ضعیفوں کی جو بھی مدد, رضائے الہی کی لے گا سند. کرو تم پڑوسی سے حسن سلوک, کسی مرحلے پر نہ ہو بھول چوک. خدا نے جو ہمسائے کو حق دیے, صحیح, احادیث میں ان کو پڑھ لیجئے. نہ جنت میں داخل کبھی ہو سکے, پڑوسی نہ گھر اس کے شر سے بچے. ہاں, حدیث ہے جی. بالکل صحیح فرمایا. نہ جنت میں داخل کبھی ہو سکے, پڑوسی نہ گھر اس کے شر سے بچے. بالکل صحیح فرمایا. پڑوسی ہو بھوکا وہ خود سیر ہو, صحیح ہے وہ ایمان سے یہ جان لو. ہاں, جہالت کے جتنے ہیں رسم و رواج, کرو ترک یکسر سنوارو سماج. کیا بات ہے. آپ کی لائن ڈراپ ہوگی, میرے خیال میں مقطع کی طرف آپ جا رہے تھے. بہترین ترجمانی آپ نے کی ہمارے اس سیگمنٹ آؤ بات کرے کی, اور ساری باتیں ماشاءاللہ آپ نے اس میں جو ہے وہ شامل کر لی اپنے اس کلام میں, اشعار میں. آپ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے. ٹوبا ٹیکسنگ سے آپ نے کال کی. گزرے ہوئے کل میں بھی آپ نے اسی طرح کے اشعار کورونا وائرس کے حوالے سے کہے تھے, اور یقیناً ہر بندے کا, ہر انسان کا ایک انداز ہوتا ہے اپنی بات کو پہنچانے کا. تو ہمارے اویسی صاحب جو ہے وہ منظوم انداز میں نظم لکھ کر اویئرنیس کے لیے اپنے اشعار کے ذریعے لوگوں کو اویئر کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا, آپ کال کرتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اردو اچھی سیکھنی چاہیے, اردو کے اچھے الفاظ استعمال کرنے چاہیے, اور جہاں تک بات اخلاق کی آ رہی ہے تو وہ صرف آپ کی گفتگو میں بد اخلاقی نہیں نظر آتی. اگر آپ نے غلط گفتگو کی, بد اخلاقی آپ کی عادات سے بھی نظر آتی ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ نے کوئی چیز کھائی, چپس کھا رہے, چپس کھاتے کھاتے آپ نے جو ہے نا وہ اس کا جو ریپر ہے, جو اس کی خالی تھیلی یا پیکٹ ہے, وہ آپ نے پھینک دیا بیچ میں. بالکل اسی طرح بسکٹ کھا رہے ہیں, اس کا ریپر پہ, جب آپ کریں گے تو آپ کے بچے بھی کریں گے. باسکٹ تلاش نہیں کرتے آپ, تو آپ دیکھیں عقل مند لوگ کیا کہتے ہیں, کیا بد اخلاقی ہے, یہ کیا طریقہ ہے بھائی, باسکٹ میں ڈالو. کیوں کہتے ہیں کہ یہ عادات بھی اخلاقیات میں آتی. اسی طرح سے بیٹھنا ہے, آپ یوں کر کے بیٹھیں گے لوگوں کے سامنے, بزرگوں کے سامنے پاؤں پھیلا کے بیٹھیں گے, تو لوگ کیا, جو سمجھدار ہوگا کیا کہے گا, بڑی بد اخلاقی ہے یہ. تو سمٹ کر اچھے طریقے سے بیٹھیں گے تو لوگ کہیں گے یہ بڑا با اخلاق بچہ ہے. تو اخلاقیات جو ہے وہ محض گفتگو نہیں, گفتگو تو ایک بہت ہی اہم فیکٹر ہے اس کا, لیکن آپ کی عادات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کیا ہیں. جیسے ابھی پڑوسیوں کا تذکرہ کیا, اگر آپ اپنے پڑوسی کے دروازے پر گندگی پھینک دیں, اتنی زور سے آپ گھر میں ٹیپ بجائیں یا سی ڈی پلیئر آن کریں یا ٹیلی ویژن چلائیں کہ پڑوسی کے گھر میں آواز جاتی ہو, یا آپ نے اپنے بچوں کو چھوڑا ہوا ہو کہ جاؤ کرکٹ کھیلو, اور بال جو ہے نا وہ پڑوسی کے گیٹ پہ اور کھڑکی پہ مارتے رہو, توڑ دو اس کے شیشے ویشے, یا وہ توڑتا ہو اور آپ کچھ نہ کہتے ہو. یہ ساری چیزیں بھی, یہ ساری حرکات بھی, یہ ساری عادات بھی بد اخلاقی میں آتی ہیں. اس لیے ایک بہترین کمپلیٹ انسان وہ ہے جس کی گفتگو بھی میٹھی ہو,
اور جس کی عادات بھی با اخلاق ہوں، جس کی عادات چیپ نہ ہو. ہم نے دیکھا ہے بات بات پہ ہم کہہ تو دیتے ہیں بڑی چیپ حرکت کی. خود کو آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ہم خود کتنے چیپ ہیں؟ میں سب کی بات کر رہا ہوں کہ ہم بعض اوقات کتنی چیپ حرکت کر دیتے ہیں. تو اب ٹیلی فون کا استعمال دیکھ لیں. جب آپ نے کسی کو نمبر ڈائل کیا تو ڈائل کرنے کے بعد آپ کے پہلے 2 جملے بتا دیتے ہیں کہ آپ اخلاق کے کس منصب پہ فائز ہیں. سامنے والے کے 2 جملے بتا دیتے ہیں کہ اخلاقیات کے. بعض لوگ ٹیلی فون پہ اتنا میٹھا بولتے ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ وہ بولتے رہیں، ہم سنتے رہیں. پیاری گفتگو کریں گے، دھیمی گفتگو کریں گے، اور کسی سے متعلق بھی بات کریں گے تو احتیاط سے کریں گے. اب یہ دیکھیں، یہ بھی بہت بڑی کوالٹی ہے کہ اگر کوئی 2 لوگ آپس میں بات کر رہے ہوں اور کسی تیسرے کا تذکرہ ہو جائے اور اس میں خرابیاں ہوں بھی، تو بھی اس کا تذکرہ ایسے انداز سے کیا جائے کہ وہ غیبت کے زمرے میں بھی نہ آئے اور اخلاقی قدریں اس میں باقی رہیں. لیکن ہم تو جب تیسرے کی برائی کی بات آتی ہے تو اخلاقیات کے تمام حدود کراس کر لیتے ہیں. ہم پھر وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ الیاذ باللہ کہ اس کا تذکرہ یہاں پہ نہیں کیا جا سکتا. تو یہ بھی اخلاقیات میں آتی ہے. بچوں کے ساتھ شیرخوار بچے جب بڑے ہونے کی طرف ہوتے ہیں، ان کے ساتھ آپ جب رویہ اپنا بہتر رکھیں گے تو ان کی ٹریننگ بھی بہتر ہوگی. ہوتا یہ ہے آج کل کہ جو گلی کوچوں میں بچے کرکٹ کھیلتے ہیں یا اسکول جاتے ہیں یا بچے آپس میں لوڈو وغیرہ جو کھیلنے کی ایک عادت ہے، پرابلم وہاں سے شروع ہوتا ہے. وہ باہر سے لے کر آتا ہے، جیسے آج کل نہیں کہتے کرونا وائرس باہر سے لے کے آئے. یہ بد اخلاقی کا وائرس جو ہے وہ گھر میں لاتا ہے. اب آپ نے کنٹرول کرنا ہے، یا تو باہر ایسی فیلڈ میں نہ جانے دیا جائے. اگر جانے دے رہے ہیں تو جب واپس آ رہا ہے تو دیکھیں کہ ڈے بائی ڈے اس کی گفتگو میں اگر تبدیلی آ رہی ہے، پستی آ رہی ہے، اس کی عادات میں پستی آ رہی ہے، اس میں غصہ، ضد، چڑچڑاپن اور گفتگو میں گالم گلوچ کے آثار نمایاں نظر آ رہے ہیں، تو پھر آپ نے کنٹرول کرنا ہے. اگر آپ اس کو کنٹرول نہیں کرتے پھر یہ وبا بن جاتی ہے بڑی، اور یہ بڑی بیماری بن جاتی ہے. پھر وہ بچہ سامنے آ جاتا ہے آپ کے، پھر آپ نہیں روک سکتے اسے. ہم نے دیکھا کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ بچے ہمارے سامنے میٹھے ہوتے ہیں، لیکن جب فون پہ بات کر رہے ہوں یا کسی اور کے ساتھ بات کر رہے ہو، آپ چھپکے سے سن رہے ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ اور اس کی گفتگو کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں، جو میں نے کہا نا، شیر والی نظر رکھنی پڑے گی، تو آپ ان سب پہ جو ہے وہ قابو پا سکتے ہیں. کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میری وجہ شہرت، یعنی میں مشہور ہو جاؤں اس بات میں کہ میرے آگے آرام سے بات کرنا، میں فوراً آنکھیں نکال دیتا ہوں. یہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ میرا روب اور میرا دبدبا میری وجہ شہرت بن جائے. بیجا کا میرا غصہ میری وجہ شہرت بن جائے. اب ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میری بالادستی ہو سب پر. میں محلے میں جاؤں تو باقی محلے والوں سے یا باقی محلے والوں پر میری بالادستی ہو. میں اسکول یا کالج میں جاؤں تو باقی اسٹوڈنٹ سے میری بالادستی ہو. میں دفتر میں جاؤں تو باقی سارے اسٹاف پر میری بالادستی ہو. اس بالادستی کا جو شوق ہے وہ انسان کو چاہتا ہے کہ اس کی وجہ شہرت جو بنے وہ بنے کہ میں بہت زیادہ غصے والا ہوں. یقین کر لیجئے یہ وجہ شہرت آپ کے لیے بہتر نہیں ہے. یہ آپ کے کردار کو لوگوں کے سامنے باوقار نہیں بنا رہی. اگر آپ کی یہ خواہش ہے کہ آپ کی شہرت ایسی ہو کہ لوگ آپ کی گالیوں سے ڈریں، آپ کی شہرت ایسی ہے کہ لوگ آپ کے جملوں سے ڈریں، آپ کی وجہ شہرت یہ ہو کہ لوگ آپ کے غصے سے ڈریں، لوگ آپ کے چڑچڑاپن سے ڈریں، تو یہ وجہ شہرت آپ کو لے ڈوبے گی. آپ کی وجہ شہرت یہ ہونی چاہیے کہ لوگ آپ کی میٹھی گفتگو سے حیا کریں. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد.